नमस्कार दोस्तों, न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश पूनिया। आज अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं वेटनरी सर्जरी। सर्जरी के बारे में आज अपना सर्जरी का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसको अपन कहेंगे सुचर मटेरियल। किसकी बात कर रहे हैं भैया? सुचर मटेरियल। अपन नए सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सुचर मटेरियल, और इसको हिंदी में बोलते हैं धागा सामग्री। क्या बोलते हैं भैया? धागा सामग्री। तो आप लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई क्या होती है इसकी। ठीक है, सुचर मटेरियल किसको कहते हैं उसकी अपन बात करते हैं कि भाई सुचर मटेरियल आखिर है क्या चीज। सुचर मटेरियल धागा सामग्री वह सामग्री जिसमें सभी प्रकार के जो घाव होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, उनको पास लाने के लिए जो पदार्थ का यूज करते हैं, वह सामग्री जिसका प्रयोग घाव के किनारों को वह सामग्री जिसका प्रयोग घाव के किनारों को पास लाने में करते हैं, पास लाने में करते हैं, उन्हें सुचर मटेरियल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? सुचर मटेरियल कहते हैं। सुचर मटेरियल कहते हैं। ठीक है भैया, ये बात हो गई कि भाई कोई भी धागा सामग्री है जिसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं भैया? कोई भी जो चीज है, कोई भी, अब कोई घाव का किनारा, मानो ये घाव का किनारा है, अब ये किनारा है, इन दोनों किनारों को क्या करना? पास में लाना है। अब पास में लाना है तो जो अपन यूज करेंगे, जो अपन मटेरियल यूज करते हैं, जिससे किनारे पास पास आ जाए, ये किनारे ऐसे हो जाए एकदम, तो किसी भी घाव के किनारे, दो अलग अलग जो किनारे होते हैं, उनको पास लाने के लिए जिस सामग्री का अपन प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे भैया? धागा सामग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? धागा सामग्री बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो अब इसमें जो सुचर, एक शब्द आता है सुचरिंग। अब सुचरिंग का क्या होता है? जो सुचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं भैया? सुचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं भैया? सुचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं भैया? सुचरिंग बोलते हैं। सुचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सुचरिंग बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपन सुचर में जब अपन ये जो यूज करते हैं, इसमें अपन एक वर्ड आएगा सुचर, जो सुचरिंग कह दिया, तो सुचर क्या आखिर उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? बात सुचर क्या होता है कि सुचर की भी अपन बात कर लेते हैं। भाई सुचर क्या है? सुचर की अपन बात करते हैं कि सुचर ये होता है कि भाई कोई सर्जिकल घाव है, सर्जिकल घाव के किनारों को पास लाना, सर्जिकल घाव के किनारों को पास लाना, जिसको सुचर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोई सर्जिकल घाव है, उसके किनारों को पास लाना क्या कहलाता है? सुचर कहलाते हैं। तो मैंने आपके सामने अभी बात की कि भैया
सबसे पहले आपके सामने बात की कि भाई सूचर मटेरियल क्या है। तो सूचर मटेरियल मैंने बोला कि वे सामग्री जिसका प्रयोग घाव के जो किनारे हैं, घाव के किनारों को जो पास लाने के लिए अपन यूज करते हैं, वे सामग्री जिसका प्रयोग किसी भी घाव है उसके घाव, ये मानो घाव है, मानो ये घाव है, ये जो मेरी 2 अंगुलियां एक घाव है, अब ये इसमें इतना गैप है, इन घाव के किनारों को एकदम पास पास लाना है। जो एकदम पास पास लाने के लिए जिस सामग्री का अपन प्रयोग करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे भैया, सूचर मटेरियल बोलेंगे। अब सूचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सूचरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सूचर लगाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, सूचरिंग बोलेंगे। ठीक है। अब सूचर क्या होता है, अब सूचर की बात कर लेंगे। जो सर्जिकल घाव होते हैं उनके किनारों को जो पास लाते हैं, जो है किनारों को पास लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारों को पास लाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। और ये जो सूचर मटेरियल है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूचर मटेरियल, कितने प्रकार के होते हैं भैया, सूचर मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के। सूचर मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है उसकी अपन अब चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के होते हैं। एक को अपन बोलेंगे, मैं लिख ही लेता हूं, एक को अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेबल और एक को अपन बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल 2 प्रकार के सूचन मटेरियल है। एक को बोलते हैं हम एब्जॉर्बेबल जिसको अवशोषित बोलते हैं, एक को अपन बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल जिसको बोलते हैं अवशोषित। एक को अपन अवशोषित बोलते हैं। अब इनके बारे में अलग से आपके सामने अगली इस एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल के बारे में अलग से बताऊंगा कि भाई ये चीज क्या है। ठीक है, तो अब इस सूचर मटेरियल के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई सूचर मटेरियल होता क्या है। कि सूचर मटेरियल मैंने बोला कि भाई कोई भी एक ऐसी सामग्री जो किसी घाव के किनारे हैं उन किनारों को पास लाने के लिए जिस सामग्री का अपन प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सूचर मटेरियल। सूचर लगाने की प्रक्रिया को अपन बोलेंगे सूचरिंग बोलेंगे। अब सूचर क्या है कि भाई कोई घाव के किनारे हैं और घाव के किनारे को पास लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। सूचर मटेरियल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्बेबल जिसको बोलते हैं अवशोषित, एक को बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, अवशोषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते हैं भैया अवशोषित। एब्जॉर्बेबल को अपन बोलते हैं अवशोषित या घुलनशील और इसको बोलते हैं अवशोषित। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं भैया अवशोषित सूचर मटेरियल की। मैंने 2 बता दिए, अब पहली बात बता रहा हूं अवशोषित सूचर मटेरियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, अवशोषित सूचर मटेरियल। अब यहां अपन चर्चा कर लेते हैं भाई एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल की, जिसको अपन बोलते हैं अवशोषित धागा सामग्री। क्या बोलते हैं भैया, अवशोषित। इसको अपन बोलेंगे अवशोषित धागा सामग्री। क्या बोलेंगे भैया, अवशोषित धागा सामग्री। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल को अपन बोलते हैं अवशोषित धागा सामग्री। देखो अब इसमें क्या होता है, इसी को अपन बोलते हैं घुलनशील। इसी को अपना दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको घुलनशील धागा सामग्री। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, घुलनशील धागा सामग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धागा सामग्री भी कहते हैं, घुलनशील धागा सामग्री। घुलनशील धागा सामग्री भी
कहते हैं। भैया मैं कहना भूल गया, क्या कहना भूल गया, यहां पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा भैया इसके उदाहरण, ये धागा सामग्री से एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा, 101% है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूत्र मटेरियल की अपन बात कर लेते हैं भैया, कैसे करते हैं इसमें। ये क्या होते हैं एब्जॉर्बेबल सूत्र मटेरियल, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि भैया इससे धागा सामग्री जो क्या है जिसको अपन सुचरिंग लगाने के बाद में शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ऐसे धागा सामग्री जिसको अपन क्या करते हैं कि उसमें धागा सामग्री को जो सुचरिंग प्रक्रिया करने के बाद में शरीर के द्वारा, शरीर की एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात इनको वापस हटाने की जरूरत नहीं है। इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल। तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल क्या होता है। इन सुचर मटेरियल को शरीर द्वारा, इन सुचर मटेरियल को शरीर द्वारा एंजाइमेटिक, इन सुचर मटेरियल को शरीर द्वारा एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा, शरीर द्वारा एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात। इसके अलावा और बात करते हैं, इन सुचर मटेरियल को, इन धागा सामग्री को वापिस हटाने की जरूरत नहीं है। इन धागा सामग्री को वापस हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको शरीर के एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। इसको मुख्यतः कहां करते हैं, इनकी जो है प्रकृति होती है ये कार्बनिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भैया, कार्बनिक प्रकार के होते हैं। कार्बनिक प्रकार के होते हैं। इनको सामान्यता त्वचा के अलावा, इनको सामान्यता त्वचा के अलावा आंतरिक अंगों की सुचरिंग में काम में लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आज के उदाहरण बता देता हूं, एक एक शब्द इसके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं क्या चीजें हैं। इसके उदाहरण आपके सामने लिख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं भैया कैटगट। ठीक है, दूसरा उदाहरण भाई मैं आपके सामने लिखता हूं, वो है अपना कंगारू टेंडन। कैटगट, कंगारू टेंडन। तीसरे आपके सामने लिखते हैं वो है भैया फेशिया लाटा।
इसके अलावा आपके सामने बात करते हैं भाई कोलेजन। इसके अलावा आपके सामने बात करते हैं वो है भैया कारगिल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अपन और बात करते हैं वो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये सारे मैंने अभी लिखे हैं, ये किस प्रकार के हैं, ये है प्राकृतिक प्रकार के। अब मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ कृत्रिम प्रकार के, जिसमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूं विक्रील, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीग्लेक्टिन। विक्रील जिसको बोलते हैं पॉलीग्लेक्टिन 910 बोलते हैं। साथ ही साथ मैं आपके सामने बात करता हूं पॉलीग्लाइकोलिक और एक है एक और है अपना जिसको बोलते हैं डायोजेनोन। डायोजिनोन ये चीजें हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये मैंने लिखा है आगे वाले, ये यहां तक अपने थे सारे क्या थे भैया, प्राकृतिक थे ऊपर तक, और ये वाली सीरीज है वो कैसी है भैया, कृत्रिम। मैंने सारे चीज लिखाने की कोशिश की। अब उदाहरण के ऊपर मैं भैया लगा रहा हूं 5 स्टार, एग्जाम में आते ही आता क्वेश्चन है। अब आपके सामने में पहली धागा सामग्री की मैं बात कर रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल बोलते हैं, जिसको अपन अवशोषित धागा सामग्री बोलते हैं, यहां इसको बोलते हैं भैया घुलनशील धागा सामग्री। तो धागा सामग्री मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार आपके सामने पढ़ा रहा हूं, पहले को अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल, जिसको बोलते हैं अवशोषित धागा सामग्री, यहां इसको बोलते हैं घुलनशील धागा सामग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इन सुचर मटेरियल को शरीर की जो एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं जो इन धागा सामग्री को क्या अवशोषित कर लेंगे। कोई भी धागा सामग्री है वो शरीर के लिए क्या बन जाता है, फॉरेन बॉडी बन जाता है। तो अब शरीर उस ऊपर क्रिया करनी शुरू करती है और उस एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा उस धागे को क्या करते हैं, एकदम घुलनशील करके उसको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, इन एक अवशोषित कर लेंगे तो इन धागा सामग्री को वापस हटाना नहीं पड़ेगा। भाई शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया है तो इसको वापस हटाने की जरूरत नहीं है। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कार्बनिक प्रकार की होती है। कैसे होती है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और इन धागा सामग्री को सामान्यतः जो त्वचा होती है, स्किन, इसके अलावा त्वचा के अलावा कोई भी आंतरिक अंग है उसके सुचरिंग में काम में लेते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अपने मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। मैंने आपके सामने बताया कैटगट के बारे में बताया, मैंने आपके सामने बताया कंगारू टेंडन, मैंने आपके सामने बताया फेशिया लाटा, मैंने आपको बोला कोलेजन, मैंने बोला कारगिल मेम्ब्रेन, मैंने बोला एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए आगे वाले, ये कैसे हैं भैया, प्राकृतिक है। क्या है, ये पांचों एग्जाम्पल प्राकृतिक के अपने एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक के एग्जाम्पल मैंने कितने बताए भैया, 6 एग्जाम्पल मैंने प्राकृतिक के बताए, और कृत्रिम के मैंने एग्जाम्पल कितने बताए हैं, 3 एग्जाम्पल। तो मैंने वापस बता देता हूं कि प्राकृतिक कौन कौन से हैं,
कैटगट है, कंगारू टेंडन है, फेशिया लाटा है, कोलेजन है, कारगिल मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। ये सारे सुचर मटेरियल प्राकृतिक प्रकार की धागा सामग्री है। जबकि विक्रिल जिसको बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक 910, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्सोन। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की बात करेंगे भैया, यहां अम्ल नहीं लिखा मैंने, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जिसको अपन बोलते हैं डेक्सोन और पॉलीडाइजिनोन। ये तीनों धागा सामग्री है, कैसे हैं, कृत्रिम। इनको सिंथेटिक, इनको प्रयोगशाला में किसी रासायनिक के विधि द्वारा इसको बनाते हैं। इसमें कोई न कोई रासायनिक विधि इसमें मिला के इसमें बनाते हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, कृत्रिम अवशोषित धागा सामग्री बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक अवशोषित धागा सामग्री है। प्राकृतिक पूछ लिया तो ये से एग्जाम्पल आएगा। यदि इसने पूछा निम्नलिखित में कौन अवशोषित कृत्रिम धागा सामग्री है, तो कृत्रिम में मात्र 3 है। ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि प्राकृतिक और कृत्रिम। आपको प्राकृतिक अवशोषित धागा सामग्री टोटल संख्या 6 है। कौन कौन से बता देता हूं। एक पहला एग्जाम्पल कैटगट, दूसरा एग्जाम्पल है अपना कंगारू टेंडन, तीसरा एग्जाम्पल है फेशिया लाटा, चौथा एग्जाम्पल है अपना कोलेजन, पांचवा एग्जाम्पल है आपका कारगिल मेम्ब्रेन, छठा एग्जाम्पल है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अब मैं 3 जो अवशोषित धागा सामग्री है जो कैसे है भैया, कृत्रिम है, सिंथेटिक है, कौन कौन से है, विक्रिल जिसको बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक 910, दूसरा है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको बोलते हैं डेक्सोन, अगला है भैया पॉलीडाइजिनोन। ये 3 प्रकार के धागा सामग्री कैसे हैं भैया, कृत्रिम। आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक एक के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेंगे, आपको अलग से इसके बारे में पढ़ाएंगे। भाई अवशोषित जो धागा सामग्री है, अवशोषित जो धागा सामग्री है उसको शरीर की एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पहली बात ये बताई। दूसरी बात मैंने बताया कि इन धागा सामग्री को वापस हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर की एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा वो क्या हो गए, घुल गए अंदर ही अंदर, घुलनशील। इसीलिए इन धागा सामग्री को अपन बोलते हैं घुलनशील धागा सामग्री। तीसरी बात बताई कि इनकी प्रकृति होती है कार्बनिक प्रकार की होती है। साथ ही साथ इन धागा सामग्री को त्वचा के अलावा आंतरिक अंगों के सुचरिंग में इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा मैं उदाहरण की बात की, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक प्रकार के, एक कृत्रिम। मेरा तात्पर्य प्राकृतिक का मतलब ये है जिनको प्रकृति द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। जिनको प्रयोगशाला में जिनको अपन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम। मैं प्राकृतिक अवशोषित धागा सामग्री की बात करता हूं, उनकी संख्या होती है 6 कौन कौन से, पहला कैटगट, दूसरा कंगारू टेंडन, तीसरा फेशिया लाटा, चौथा अपना है कोलेजन, पांचवा कारगिल मेम्ब्रेन, छठे नंबर पे है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अब मैं कृत्रिम की बात करता हूं तो कृत्रिम अपने 3 प्रकार के हैं, एक है विक्रिल, एक है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, एक है पॉलीडाइजिनोन। अब मैं आपके सामने कुछ धागा सामग्री की बात कर रहा हूं, आप लोग देखना इसमें क्या क्या अपन बात कर रहे हैं। ये आपके सामने उदाहरण है भैया, किसका है, कैटगट का। किसका उदाहरण है भैया, कैटगट। कैटगट किसका उदाहरण है भैया, कैटगट। ये आपके सामने है भैया कंगारू टेंडन, किसका उदाहरण है, कंगारू टेंडन। ये आपके सामने उदाहरण है भैया फेशिया लाटा। ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं। मैंने आपके सामने कैटगट रखी है, मैंने आपके सामने रखा है कंगारू टेंडन, मैंने रखा आपका फेशिया लाटा। ठीक है। अब आप में
ये ध्यान रखना है कि जो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये कैटगट किससे प्राप्त होता है, तो मैं आपके सामने लिख लेता हूं शब्द यहां पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैटगट की। तो कैटगट के बारे में आप बात करते हैं। कैटगट को इंपॉर्टेंट बात है भैया, भेड़ की, केट नाम आता है, बिल्ली आता है, एग्जाम में ऑप्शन आता है बिल्ली। भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार म्यूकोसा आ जाता है। सब म्यूकोसा, भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कैटगट को भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैं ये बात बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अपने जो अपन काम में प्रयोग में लेते हैं, जो एब्जॉर्बेबल धागा है वो अपना कौन सा है भैया, कैटगट है। जानवरों में सबसे ज्यादा, मैं यूं कह सकता हूं, जानवरों में सबसे ज्यादा, जानवरों में सबसे ज्यादा, जानवरों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला, प्रयोग में लाए जाने वाला अवशोषित धागा सामग्री कैटगट है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखी मैंने। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं कि जो कंगारू टेंडन है, फेशिया लाटा को कहां करते हैं भैया, फेशिया लाटा को किससे प्राप्त करते हैं, फेशिया लाटा को अपन किससे करते हैं भैया, फेशिया लाटा। कंगारू टेंडन के बाद अगली में लिखूंगा फेशिया लाटा, लाटा को गाय भैंस से प्राप्त करते हैं, गाय भैंस की फेशिया लाटा टेंडन से प्राप्त करते हैं। फेशिया लाटा टेंडन से क्या करते हैं भैया, प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या क्या चीजें लिखी आपके सामने दोबारा बताते हैं। मैंने सबसे पहले बात की कि भैया ये क्या है, सुचर मटेरियल। ये देखो आपका जो आपके सामने दिख रहा है वो कैटगट है। देखो सर्जिकल सुचर, ऊपर लिख रहा है प्लेन कैटगट। इसके ऊपर देखो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, कंगारू टेंडन। क्या दिखेगा भैया, कंगारू टेंडन। और ये जो सुचर मटेरियल है उसको आप फेशिया लाटा है। ठीक है, ये तीनों सुचर मटेरियल कैसे हैं भैया, प्राकृतिक अवशोषित सुचर मटेरियल है। कैसे हैं भैया, प्राकृतिक अवशोषित सुचर मटेरियल। अब मैंने आपके सामने बात की, एक इंपॉर्टेंट बात की, इसके मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, 5 स्टार लगा रहा हूं एक साथ ही। इसमें मैंने बात की कि जो कैटगट है जो भेड़ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये भेड़ से प्राप्त होता है। और भेड़ की जो आंत की जो सब म्यूकोसा है वहां से ये कैटगट को अपन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, कैटगट को भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा से प्राप्त करते हैं। दूसरी बात मैं आपके सामने करता हूं कि जानवरों में सबसे ज्यादा, मैं किसकी बात करूं, सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा है भैया, कैटगट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। जानवरों में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला धागा सामग्री, अवशोषित धागा सामग्री कौन सा है, कैटगट। ये लाइन भी मैं इसके ऊपर भी 3 स्टार लगा रहा हूं। जानवरों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला धागा सामग्री अपना कौन सा है, कैटगट। इसके अलावा जो फेशिया लाटा है जो आपको बताइए, ये गाय भैंस की फेशिया लाटा टेंडन से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया, ये फोटो आपके सामने है। अब अगली बात करते हैं भैया,
ये है भैया क्या है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, आपको लिख लेता हूं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। ये सूचर धागा है जिसको अपन बोलते हैं डेक्सोन। ठीक है, ये सूचर मटेरियल है आपका जिसको अपन बोलते हैं पॉली डायोजेनोन, और ये सूचर मटेरियल है जिसको आपको बोलेंगे पॉलीग्लेक्टिन 910, जिसको अपन बोलते हैं विक्रील बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ये लिख रखा भैया देखो विक्रील, और इसको इसका विक्रील का नाम क्या है, इसको बोलते हैं पॉलीग्लेक्टिन 910 बोलते हैं। ये है डाइजेनोन और ये है पॉलीग्लाइकोलिक। पॉलीग्लाइकोलिक को अपन बोलते हैं डेक्सोन। ये तीनों धागा सामग्री कैसे हैं भैया, कृत्रिम प्रकार के, तीनों ही कैसे हैं भैया, ये कृत्रिम धागे हैं। क्या भैया, मैं यूं लिख सकता हूं ऊपर, कृत्रिम धागे। ये जो सारे तीनों हैं, ये तीनों ही कैसे हैं, कृत्रिम धागे हैं। क्या है भैया, कृत्रिम धागे हैं। तीनों ही कैसे हैं भैया, कृत्रिम धागे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो फोटो मैंने बताए इसमें क्या, तीनों ही कृत्रिम धागे के हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कृत्रिम धागे की अपन बात कर रहे थे, तो इसके अलावा भी मैं कुछ चीजें बात कर लेता हूं। जो अपन बात करते हैं किसकी, कंगारू टेंडन की। कंगारू टेंडन को कहां से प्राप्त करते हैं भैया, कंगारू टेंडन को, जो कंगारू टेंडन धागा सामग्री, कंगारू टेंडन जो धागा सामग्री है, कंगारू टेंडन धागा सामग्री है जिसको, कंगारू टेंडन जो धागा सामग्री है जिसको कंगारू के पूंछ से प्राप्त करते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने इसमें लिख रहा हूं कि भाई कंगारू टेंडन धागा को, अपन धागा सामग्री को कंगारू के पूंछ से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं भैया, पूंछ, और पूंछ में अंदर क्या होती है, टेंडन होती है। ठीक है, और ये सबसे मजबूत अवशोषित धागा सामग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई भैया, सबसे ज्यादा जो मजबूत धागा सामग्री है अवशोषित, वो वाला कौन सा है भैया, कंगारू टेंडन है। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। इसके अलावा मैं अब आपको बता रहा हूं, कारगिल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो किससे प्राप्त होती है, कारगिल मेम्ब्रेन। अब कारगिल मेम्ब्रेन को किससे प्राप्त करते हैं, जो जाति है बोवाइन के सीकम से। किससे प्राप्त करते हैं, कारगिल मेम्ब्रेन को भेड़ बकरी, गाय भैंस की सीकम से। भेड़ बकरी गाय भैंस के किससे प्राप्त करते हैं अपन, सीकम से प्राप्त करते हैं। ठीक है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें अभी क्या बताया आपको कि ये मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भैया ये जो सारे सूत्र मटेरियल है, जो पॉलीग्लेक्टिन 910, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, विक्रील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रील बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विक्रील, जिसको
ग्लेक्टिन 910 बोला जाता है। दूसरा अपने सामने है पॉली डायोजेनोन और तीसरा है पॉली ग्लाइकोलिक एसिड जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्सोन बोलते हैं। ये तीनों ही सुगर मटेरियल कैसे हैं भैया, कृत्रिम प्रकार के। कैसे हैं भैया, तीनों ही कैसे हैं आपको मैं बता देता हूं। तीनों ही कैसे हैं आपके, तीनों ही कृत्रिम प्रकार के हैं। इसके अलावा मैंने बात की आपके सामने किसकी, कंगारू टेंडन की। तो कंगारू टेंडन जो सुचर मटेरियल है वो एक प्रकार का कैसा है, नेचुरल प्राकृतिक अवशोषित धागा सामग्री है जिसको कंगारू जो पशु है उसके पूंछ के टेंडन से प्राप्त किया जाता है। इसकी खास बात है कि ये जो अवशोषित में सबसे मजबूत अवशोषित जो धागा सामग्री है उसमें सबसे मजबूत कौन है भैया, कंगारू टेंडन है। ये आपको पता होना चाहिए। कारगिल मेम्ब्रेन को अपन किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस की सिकम से अपन इसको किसको प्राप्त करते हैं, कारगिल मेम्ब्रेन को। ये आप चीजों को क्या होने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले सुचर मटेरियल की, आपके चर्चा पे लाते हैं। वो है अपना अगला सुचर मटेरियल है, उसको बोलेंगे अपन अगला सुचर मटेरियल जिसको बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अर्थात इसको बोलते हैं अघुलनशील धागे। इसको अपन क्या बोलेंगे, मैं यहां कोष्टक में लिख लेता हूं, अघुलनशील धागे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपके सामने नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल क्या होता है, इसकी आप लोगों से चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या है कि ऐसे धागा सामग्री को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। इन धागा सामग्री को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। शरीर द्वारा इन धागा सामग्री को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। इन धागा सामग्री को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। इन धागा सामग्री को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। इसीलिए इन धागों को वापिस हटाना पड़ता है। इसीलिए इन धागा सामग्री को वापिस क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है भैया, दूसरी बात, इन धागों को त्वचा पर सामान्यतः काम में लिया जाता है। इन धागों को त्वचा पर सामान्यतः काम में लिया जाता है। इन धागों को सामान्यतः त्वचा पर काम में लिया जाता है। ये धागे कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रकार के होते हैं। ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रकार के होते हैं।
आपके सामने उदाहरण अब आपको पेश करते हैं। उदाहरण में सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया, किसकी बात करेंगे? कार्बनिक धागों की। कार्बनिक प्राकृतिक धागे। कार्बनिक प्राकृतिक धागे कौन से इसमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? कॉटन की बात करेंगे। कॉटन, अपन बात करेंगे सिल्क की बात करेंगे, अपन बात करेंगे घोड़े के बाल। कॉटन, सिल्क, घोड़े के बाल, और क्या हो सकता है? लिनेन, कॉटन है, सिल्क है, घोड़े के बाल है, लिनेन है, और अपने अम्लिकल टेप। ये सारे किसके भैया उदाहरण हैं? अम्लिकल टेप। ये सारे उदाहरण किसके होंगे? कार्बनिक प्राकृतिक धागों के। किसके उदाहरण हो गए भैया? कार्बनिक प्राकृतिक धागे जो क्या है? अघुलनशील। अघुलनशील कार्बनिक प्राकृतिक धागों के उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। कॉटन, सिल्क, घोड़े के बाल, लिनेन और अम्लिकल टेप किसके उदाहरण हो गए? कार्बनिक प्राकृतिक धागे। ठीक है, अब और भी उदाहरण लिखूंगा, इसमें अभी आएंगे नहीं पूरे, अगली स्लाइड में और लिखेंगे। तो मैं आप सबसे पहले बात कर लेता हूं कि नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल क्या है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल ऐसे धागे होते हैं जो शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, जिसको शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाएगा। अवशोषित नहीं किया जाएगा तो ऐसे धागों को अपने को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा वापिस। तो ऐसे धागे जिनको शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा ये अवशोषित होते नहीं है तो इनको वापस हटाना पड़ेगा। तो ऐसे धागों को अपन सामान्यतः कहां प्रयोग करते हैं? त्वचा पे करते हैं। चमड़ी के जो अपन जो सूचर लगाते हैं उसमें इस प्रकार के धागे सामग्री अपन प्रयोग करते हैं। कौन से? अघुलनशील वाले। अब ये दो प्रकृति के होते हैं, एक कार्बनिक की भी होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। ये कार्बनिक की भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। मैंने उदाहरण दिए हैं कि अघुलनशील कार्बनिक प्राकृतिक धागे, प्राकृतिक की बात कर रहा हूं, इसमें कौन है? कॉटन है, सिल्क है, घोड़े की नाल है, लिनेन है और अम्लिकल टेप है। ये सारे किसके उदाहरण है भैया? सारे किसके उदाहरण है? ये सारे उदाहरण हैं नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल। अब और भी बताऊंगा आपके सामने, वरना तो फिलहाल ये बता रहा हूं। इसमें अभी अकार्बनिक की अपन बता देते हैं। अकार्बनिक प्राकृतिक धागे, अकार्बनिक प्राकृतिक धागे कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आएगी अपनी, कौन आएगी? कॉपर, अपनी आएगी सिल्वर, स्टील, पिन, क्लीफ। ये सारे किसके उदाहरण हो गए भैया? ये हो गए अकार्बनिक प्राकृतिक धागे, मतलब जिनका नेचर कैसा है? अप्राकृतिक है। जैसे कॉपर है तो कॉपर एक धातु है, सिल्वर धातु है, इनकी नेचर कैसी होती है? अकार्बनिक। ये कार्बन के बने नहीं है। तो कॉपर, सिल्वर, स्टील। स्टेनलेस स्टील अपन बात करेंगे, किसकी करेंगे भैया? स्टील में अपन क्या आएगा? स्टेनलेस स्टील। पिन है, क्लिप है, ये सारे क्या है भैया? क्लिप है, वायर है, ये सारे किसके उदाहरण हो गए भैया? ये उदाहरण हो गए नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल, अघुलनशील अकार्बनिक प्राकृतिक धागे के उदाहरण हो गए। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया। इसके अलावा ये आपके सामने उदाहरण है
इसके अलावा अपना तीसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, वो है अपने घुलनशील कृत्रिम धागे। घुलनशील कृत्रिम धागे कौन से हैं, उसके उदाहरण आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वीटाफिल। वीटाफिल और आपके सामने रखता हूं पॉलिस्टर। वीटाफिल है, पॉलिस्टर है, और क्या उदाहरण रखते हैं आपके सामने, वीटाफिल है, पॉलिस्टर है, नाइलॉन। वीटाफिन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन। इसके अलावा अपन बात करते हैं वीटाफिन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया। इसके अलावा बात करते हैं अपन टेरिलीन की। सिंथेटिक मैश, ये सारे किसके उदाहरण हो गए, अघुलनशील कृत्रिम धागे के उदाहरण हो गए। क्या हो गए भैया, अघुलनशील कृत्रिम धागे के। तो मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किए, कौन कौन से आपको याद रखने, अघुलनशील। मैंने अभी आपके सामने ये अभी कौन सा चल रहा है अपना, ये अघुलनशील धागे के प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं, अघुलनशील धागों के प्रकार पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने उदाहरण दिए थे, जिसमें अघुलनशील कृत्रिम धागे की बात करते हैं। कैसी भैया धागा, कृत्रिम धागा, जिसको अपन लैब में प्राप्त करते हैं। कौन उदाहरण है, वीटाफिल उदाहरण है, पॉलिस्टर उदाहरण है, नाइलॉन उदाहरण है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथिलीन है, टेरिलीन है और सिंथेटिक मैश है। ये सारे किसके उदाहरण हो गए भैया, अघुलनशील कृत्रिम धागों के। याद करने ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 3 स्टार लगा देता हूं यहां। ये सारे उदाहरण आपको रटने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन घुलनशील धागे हैं, कौन घुलनशील धागे नहीं है, बस ये आपको उदाहरण आने चाहिए। इसमें भी आपको कृत्रिम और प्राकृतिक भी आपको अलग से ध्यान रखने हैं, आपको यदि सिलेक्शन चाहते हो तो। ये आपके सामने किसका उदाहरण है भैया, सिल्क का। ये आपके सामने किसका उदाहरण है, पॉलीप्रोपिलीन। क्या है भैया, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। और ये है भैया पॉलीइथिलीन। ये जो धागे सामग्री है उसमें आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना मैं बता देता हूं। ये आपको धागा सामग्री जो दिख रहा है, सिल्क दिख रहा है, ठीक है, सिल्क, ठीक है। ये है पॉलीप्रोपिलीन, ये है पॉलीइथिलीन। अब सिल्क के बारे में ये याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा अपन पशु में काम में लेने वाला धागा कौन सा है, सिल्क। सबसे ज्यादा काम में लेने वाला धागा अपना कौन सा है, सिल्क है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा भी मैं इसके बारे में लिखूंगा, जानवरों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला धागा कौन सा है, मैं भी ये भी लिख लेता हूं, जानवरों में सबसे ज्यादा अघुलनशील, जानवरों में सबसे ज्यादा अघुलनशील
धागा सिल्क, जिसको अपन बोलते हैं रेशम, रेशम है। जानवरों में सबसे ज्यादा अघुलनशील धागा सिल्क। सिल्क जिसको बोलते हैं अपन रेशम का प्रयोग करते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि जो जानवरों में जो अघुलनशील धागा है सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग करते हैं? सिल्क। जबकि घुलनशील धागे में से जानवरों में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? कैटगट का। तो घुलनशील धागे में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं कैटगट का, अघुलनशील में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं उसका सिल्क का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फोटो मैंने सिल्क का पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन। अगली की अपन बात करते हैं भैया, ये क्या दे रखा है? नायलॉन। और ये क्या है? पॉलिस्टर। नायलॉन और ये क्या भैया? पॉलिस्टीन। और ये है स्टेनलेस स्टील। और ये क्या भैया? सिंथेटिक मेश। क्या है? सिंथेटिक मेश। ये आपके सामने फोटो लिखे हैं, ये नायलॉन है, ये पॉलिस्टर है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये स्टील दिख रही है आपको, और ये सिंथेटिक मेश है, ठीक है। अब मैं आपके सामने बात रख लेता हूं कि सिंथेटिक मेश का प्रयोग कहां करते हैं भैया? सिंथेटिक मेश का प्रयोग सिंथेटिक मेश का प्रयोग हर्निया में करते हैं। सिंथेटिक मेश का प्रयोग कहां करते हैं भैया? हर्निया में करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके सामने बात कर लेते हैं, जो स्टेनलेस स्टील है ये सबसे मजबूत सूचर धागा है। क्या भैया? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील धागा सबसे मजबूत धागा है। स्टेनलेस स्टील धागा सबसे मजबूत धागा है, जिसका प्रयोग कहां करते हैं अपन? लिगामेंट में। स्टेनलेस स्टील धागा सबसे मजबूत धागा है, जिसका प्रयोग अपन कहां करते हैं भैया? लिगामेंट। जिसका प्रयोग अपन करते हैं लिगामेंट, जिसका प्रयोग करते हैं अपन लिगामेंट, टेंडन तथा हड्डी के सुचरिंग में करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपके सामने बात कर लेता हूं कि जो सिल्क है, सिल्क को रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं। सिल्क को कहां प्राप्त करते हैं भैया? रेशम से कीड़े से प्राप्त करते हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने फोटो है, ये नायलॉन का है, ये पॉलिस्टर का है, और ये स्टेनलेस स्टील का। ये स्टील का सबसे मजबूत यदि कोई सूचर मटेरियल है, धागा सामग्री है, तो वो कौन सा है? स्टेनलेस स्टील। और इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं? कोई लिगामेंट है, टेंडन है और हड्डी की सुचरिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग किसको करते हैं? स्टेनलेस स्टील। और ये आपको दिख रहा है सिंथेटिक मेश है। ये कोई भी हर्निया है, हर्नियल रिंग को अपन क्या करते हैं? उसको क्लोज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो
सिंथेटिक मैश का प्रयोग हर्निया में करते हैं। स्टेनलेस स्टील का धागा सबसे मजबूत धागा है जिसका प्रयोग लिगामेंट, टेंडन और हड्डी के सुतरिंग में करते हैं। सिल्क को अपन कहा रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं भैया? रेशम के जो कीड़े से अपन को जो चीज होती है प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको अपन बोलते हैं सिल्क बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब इसमें है सुचर मटेरियल का क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। इसमें एक तो अपन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल मैंने लिखा है और एक अपन लिखा है नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर में। एब्जॉर्बेबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक होती है जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? कृत्रिम बोलते हैं। सिंथेटिक को बोलते हैं कृत्रिम और नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलेंगे भैया? प्राकृतिक। अब कौन कौन से आपके बात कर लेते हैं। अब सिंथेटिक में उन्होंने क्या बताया है कि पीजीए पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, जिसको अपन क्या लिखा भैया? डेक्सोन लिखा। क्या लिखा? डेक्सोन। पॉलीग्लैक्टिन, जिसके ऊपर क्या लिखा? विक्रिल लिखा। नेचुरल ने इनमें क्या लिखा? प्लेन कैटगट है और चीज क्रोमिक कैटगट है। अब एक शब्द आता है चीज क्रोमिक, क्या होता है उसके बारे में मैं आपको लिखूंगा, तो आपको ये याद रखना है। कृत्रिम में इन्होंने क्या लिखा? डेक्सोन, विक्रिल, और प्राकृतिक में क्या लिखा? कैटगट। ये ऐसे ही है, मैंने वो आगे लिखा दिया वही है। नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करते हैं तो इसमें एक होता है सिंथेटिक, एक होता है नेचुरल। नेचुरल में क्या आएगा? सिल्क आता है और क्या आता है? कॉटन। कॉटन और सिल्क। सिंथेटिक में जैसे देखो पॉलिस्टर है, डेक्रोन है, पॉलीप्रोपिलीन है, नाइलॉन है और पॉलिस्टर है। ये सारे क्या है भैया? सिंथेटिक है। ठीक है, अब सुचर मटेरियल में देखो नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है भैया, तो ये कोई ज्यादा काम के आपके नहीं है। अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूं अब आपके सामने मैं एक बात करता हूं, एक शब्द बोलता हूं कि भैया जो बड़े पशु होते हैं कि उनके जो अपन टाके लेते हैं स्किन त्वचा के ऊपर, उसके बीच में स्थान कितना रखते हैं उसकी बात करते हैं। तो मैं ये लिख लेता हूं, बड़े पशुओं में त्वचा के टांकों के बीच का स्थान, त्वचा के टांकों के जो बीच का स्थान कितना रखते हैं भैया? टांकों के बीच का स्थान रखते हैं 1.25 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर। रखते हैं भाई। बड़े पशुओं में त्वचा के टांकों के बीच का स्थान का जो अपन रखते हैं 1.25 से 1.50 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि छोटे पशुओं में त्वचा के टांकों के बीच का स्थान कितना रखते हैं भैया? 0.75 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं भैया? 0.75 सेंटीमीटर रखते हैं। तो मैंने आपके सामने बताया कि जो बड़े पशु है उनमें जो स्किन के जो टांके लेते हैं उसके बीच का स्थान रखते हैं 1.25 से लेके 1.5 सेंटीमीटर, जबकि छोटे पशु है उनके बीच में टांके के बीच का जो स्थान रखते हैं वो कितना रखते हैं? 0.75 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी सारी चीजें थी जो आपके लिए काम की थी। इसके अलावा पहले क्या करते थे? पहले के जमाने में सिल्क जो
कॉटन को ज्यादा यूज करते थे। सबसे पहले के जमाने में कॉटन को ज्यादा यूज किया करते थे, परंतु कॉटन क्या है कि जो अंदर जो सीरम है, जो अंदर कोई भी अंदर का कोई ऐसा कोई भी चीज उसको अवशोषित कर लेता था, जिसके कारण टाके पक जाते थे। तो आजकल इसको कॉटन को यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं मिले तब अलग बात है। इसके अलावा नायलॉन की अपन बात करते हैं तो नायलॉन में क्या है कि उसकी जो नॉन कैपिलरी नेचर का होता है, नॉन कैपिलरी वो स्लिप हो जाता है, तो उसके जो नोट लगाते हैं वो वापस खुल जाते हैं। इसीलिए नायलॉन में भी क्या होती है कि टांके में गांठ अपन 2-3 प्रकार के लगाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पूरा सुचर मटेरियल के बारे में। मैंने आपको पूरा हर चीज को इसमें आपके कवर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में निश्चित ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगली क्लास में अपन वापस बात करेंगे सुचर पैटर्न के ऊपर और नोट के प्रकार के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।